Welcome to IAS Marathon and here I am your friend again. लास्ट लेसन में कंप्लीट कर चुके हैं क्या? नेशनल इमरजेंसी कंप्लीट कर ली, प्रेसिडेंट रूल इसमें कंप्लीट कर लेंगे, फिर आगे देखेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी वगैरह. ओके, सो आर्टिकल 352 को बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया. आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359 में डिफरेंसेस क्या हैं, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करता है वो, ठीक है, सब बता दिया लास्ट लेसन में. देखेंगे अब आप उसे. सो आर्टिकल 355 है या 356 है? हाँ, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ. तो आर्टिकल 355 क्या करता है, ये एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर एक ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है कि आपको देखना है कि सारे स्टेट्स जो इंडिया के अंदर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. और ये ड्यूटी है आपकी. अगर नहीं कर रहे ना तो उन तो वो ट्रीट किया जाएगा एज अ फेल्यूर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन ए स्टेट. जिस तो आप वहाँ पर क्या करें, सेंट्रल को डायरेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पर लगा दो आप प्रेसिडेंट का शासन, राष्ट्रपति का शासन लगा दो वहाँ पर भाई. तो इसको स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी भी कहा गया है ना. सो प्रेसिडेंट रूल जो है वो अंडर आर्टिकल 356 के अंदर लगाया जाता है. ओके, यहाँ पर क्लियर हो गया सब कुछ? बिल्कुल जी. सो दो ग्राउंड्स हैं, one in mentioned in article 356 and one is mentioned in article 365. तो आज वो बात आपकी यहाँ पर क्लियर हो गई होगी कि क्या क्यों नाम लिया जाता है 356 का 365 के साथ. वो इसलिए लिया जाता है क्योंकि एक ग्राउंड यहाँ पर है 356 में, दूसरा ग्राउंड है 365 में. तो देख लो भाई, पहला आपका आता है आर्टिकल 356. तो ये एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि एक प्रोक्लेमेशन इशू करे भाई, ताकि देखा जाए क्या हो रहा है स्टेट में. सो अगर वो सेटिस्फाई होते हैं, राष्ट्रपति सेटिस्फाई होते हैं, सेटिस्फाई क्या, जो कैबिनेट ने लिख दिया वही है. सो कि गवर्नमेंट ऑफ स्टेट जो है वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन और उसके प्रोविजंस के बेसिस पे काम नहीं कर रही, तो तब वो जो है प्रेसिडेंट कैन एक्ट आइदर ऑन अ रिपोर्ट ऑफ अ गवर्नर, या तो गवर्नर उनको रिपोर्ट करेगा या फिर वो अपने आप भी कर सकते हैं. ठीक है, इवन विदाउट द गवर्नर्स रिपोर्ट लगा सकती है, लगा सकता है. ओके, राइट. सो आर्टिकल 365 के अंदर क्या ग्राउंड है भाई, वो देख लो. ये कहता है कि वेन एवर स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विद और टू गिव इफेक्ट टू एनी डायरेक्शन फ्रॉम द स्टेट. अगर सेंटर ने कुछ डायरेक्ट करी और अगर स्टेट उसको ना कर पाने में सक्षम है, या फिर उसको इफेक्ट में लाने में ठीक है, असमर्थ है, या फिर करना नहीं चाहते हैं वो, चाहे कोई भी रीज़न हो. सो ये एक लॉफुल ग्राउंड होगा प्रेसिडेंट के लिए कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के बेसिस पर वो स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, तो लगा दो भैया प्रेसिडेंट रूल. तो ये दो ग्राउंड थे अभी हमने देखे. पहला मैंने बताया आपको आर्टिकल 360, आई मीन जो मैंने बताया 356 के अंदर, एंड दूसरा आर्टिकल 365 के अंदर. ठीक, अब देख लो किस तरीके से पार्लियामेंट को अप्रूवल चाहिए, पार्लियामेंट से अप्रूवल चाहिए इसको, एंड ड्यूरेशन. ओके, सो जो पार्लियामेंट है, मतलब प्रेसिडेंट रूल के लिए दोनों हाउसेस से पास कराना काफ़ी ज़रूरी है. ओके, विद इन द 2 months ऑफ डेट ऑफ द इशू. ठीक है, यानी कि लगा दिया, आप 2 महीने के अंदर इसको पास कराओ आप. हावेवर जब भी प्रेसिडेंट रूल को प्रोक्लेमेट किया जाता है, एंड उस टाइम पे अगर लोकसभा डिसॉल्व है या फिर डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा हुआ हुआ रहता है, तब उस टाइम पे जब नई लोकसभा आएगी उसके 30 दिनों के अंदर अंदर इसको पास कराना कंपलसरी है. जब तक जो है राज्यसभा से पास करा लो आप. अगर दोनों हाउसेस ने वापस पास कर दिया तो प्रेसिडेंट रूल जो है वो फिर 6 मंथ तक एक्सटेंड हो जाएगा. ठीक है, एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर मैक्सिमम अप टू 3 years. याद रखना ये बात, हमने नेशनल इमरजेंसी में क्या बात करी थी, वो कितने भी बार किया जा सकता है. ये 3 साल है विद द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट एवरी 6 मंथ, यानी कि 3 साल तक तो अप्रूव लगा सकता है राष्ट्रपति शासन, लेकिन हर 6 महीने में पार्लियामेंट की मोहर उस पर होनी चाहिए. ओके, और अगर इन 3 सालों के बीच पार्लियामेंट या फिर लोकसभा जो है अगर डिसॉल्व हो जाती है, तब ये जो प्रोक्लेमेशन है वो कब तक रहेगा, लोकसभा की नेक्स्ट लोकसभा की फर्स्ट सिटिंग के 30 दिनों के अंदर अंदर तक इसको पास कराना है. उसके बाद रद्द हो जाएगा अगर पास नहीं किया तो.
अब किस तरीके से होगा, ये सिंपल मेजोरिटी से होगा सर एंड मैम, ठीक है, कोई से भी हाथ से पास करा लो, जो है सिंपल मेजोरिटी से होगा, दैट इज वहाँ की जो मेंबर्स हैं उनकी मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग। ओके, सो 44th अमेंडमेंट ने क्या किया, एक नया प्रोविजन इसके अंदर लाया, ताकि जो पार्लियामेंट की पावर है ना प्रेसिडेंशियल रूल के टाइम पे जो 1 साल तक हो जाती है उसको रिस्ट्रेन करने के लिए, दस इट प्रोवाइडेड दैट कि अगर 1 साल के बाद, बियॉन्ड 1 ईयर, 1 साल के बाद जो प्रेसिडेंट रूल कैन बी एक्सटेंडेड बाय 6 मंथ एट अ टाइम ओनली व्हेन द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर फुलफिल्ड, यानी कि एक्सटेंड तभी किया जा सकता है हर 6 महीने में, जब आपकी ये दो कंडीशन फुलफिल होगी। पहला, अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी शुड बी इन ऑपरेशन इन द होल ऑफ इंडिया और होल और एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, जब नेशनल इमरजेंसी कहीं पे रह गई होगी, ठीक है। सेकंड, जो इलेक्शन कमीशन है वो मस्ट सर्टिफाई दैट कि जो जनरल इलेक्शन है लेजिस्लेटिव असेंबली के, उसको बेसिकली इतनी डिफिकल्टीज आने के कारण, ठीक है, ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सकता या फिर वो नहीं चुनाव को करा सकते, तब जा कर के ही जो आप जो है हर 6 महीने में इसको पार्लियामेंट से पास करा लो, ठीक है। अब इसको हटाया कैसे जाएगा, प्रेसिडेंट हटा सकता है कभी भी, ठीक है, एट एनी टाइम, और इसके लिए कोई पार्लियामेंट अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, तो पहला आता है आपका कि प्रेसिडेंशियल रूल जो है वो he can take up the function of the state government and powers vested in the governor and any other executive authority in the state, ठीक है, किसी की भी पावर ले सकता है ये। सेकंड, he can declare that power of the state legislature are to be exercised by the parliament, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर अब क्या है, किसके अंडर है, आपके पार्लियामेंट, पार्लियामेंट करेगा जो करेगा। He can take all the other necessary steps including the suspension of the constitutional provisions relating to anybody or authority इन द स्टेट। अब देखना डिफरेंस कहाँ आता है कि जब भी प्रेसिडेंट रूल लगेगा ना, तब प्रेसिडेंट क्या करते हैं, सबसे पहले वहाँ की जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनको खत्म करते हैं और चीफ मिनिस्टर जो है इसको सस्पेंड कर डिसमिस कर देते हैं, खत्म, ठीक है। सो स्टेट गवर्नर ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट को क्या करता है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को रन करता है, ठीक है। जो स्टेट के चीफ सेक्रेटरी हैं और स्टेट की जो एडवाइजर्स हैं जो अपॉइंट कर किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ये तो हमने पहले देखा भी हुआ है, ठीक है। सो दिस इज़ द रीज़न, जब आर्टिकल 356 के अंदर हम कहते हैं कि प्रेसिडेंशियल रूल लग गया, तो ये रीज़न है बेसिकली कि क्यों लगाया जाता है। फर्दर, ए प्रेसिडेंट आइदर सस्पेंड और डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, या तो हटा सकते हैं सस्पेंड कर सकते हैं। सो द पार्लियामेंट पासेस द स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट के जितने भी बिल्स होंगे एंड बजट होगा जो कौन पास करेगा, पार्लियामेंट इस टाइम पे। तो स्टेट लेजिस्लेचर के सस्पेंड हो जाने के बाद या डिसॉल्व हो जाने के बाद क्या होता है कि पार्लियामेंट जो है जितने भी पावर्स हैं प्रेसिडेंट उन्हीं को दे देता है, ठीक है, पार्लियामेंट करता है जितने भी लॉज वगैरह हैं, ठीक है, जितने भी सेंटर से रिलेटेड ड्यूटीज़ हैं एंड ऑफिसर अथॉरिटी से सब कौन करता है, पार्लियामेंट। एंड पार्लियामेंट कैन अथोराइज व्हेन द लोकसभा इज नॉट इन सेशन एक्सपेंडिचर जितना भी होगा स्टेट के अंदर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड, स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड्स होगा, पेंडिंग इन पेंडिंग इट्स सेक्शन इन सेंक्शंस बाय द पार्लियामेंट, सब कौन करेगा, पार्लियामेंट। सो द प्रेसिडेंट कैन प्रोमulgate व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन एंड ऑर्डिनेंसेस फॉर द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट, जो कि हमने देखा था सेंटर के टाइम पे भी यही होता है। अब देखना डिफरेंस कैसे आता है नेशनल इमरजेंसी से और प्रेसिडेंशियल रूल पे। देखो जो लॉ बनाए गए थे नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे वो कुछ टाइम के बाद ही हटा दिए गए थे, मैंने पहले लेसन के अंदर मतलब जो लास्ट लेसन इसके अंदर बताया हुआ है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता। प्रेसिडेंशियल रूल खत्म हो जाने के बाद भी इस टाइम पे बनाए गए कानून जो है वो हमेशा लागू रहेंगे, सिर्फ सिर्फ अगर उसको स्टेट लेजिस्लेचर ने री इनेक्ट नहीं किया, रिपील नहीं किया और अल्टर नहीं किया तो। ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि जो लॉ इस टाइम पे बनाए गए हैं वो को टर्मिनस नहीं है ड्यूरेशन ऑफ द प्रोक्लेमेशन से। ओके, एक बात जो आपको याद रखने की ज़रूरत है वो ये है कि जो स्टेट हाई कोर्ट्स हैं इनकी पावर को नहीं हटा सकता और नहीं हटाया जाता, ओके, प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये जो भी पावर है, फंक्शन है, स्टेटस है, पोजीशन है, वो सब सेम ही रहती है प्रेसिडेंशियल रूल में भी। ओके, सो यूजेस ऑफ द 356, तो इसी की तो क्या ही बात करें कि कितनी बार लगाया गया है, ठीक है। तो 1950 से ही स्टार्ट हो गया था प्रेसिडेंशियल रूल लगाना, तो मोर देन 125 ओकेजन हैं और उसके बाद भी लगाया गया। सो दैट इज ऑन एन एवरेज ट्वाइस अ ईयर, यानी कि हर साल 2 बार, मतलब कह सकते हैं कि 2 जगह प्रेसिडेंशियल रूल लगाया जाता है। तो फर्दर ऑन अ नंबर ऑफ ओकेजन
प्रेसिडेंशियल रूल जो है हैज़ बीन इम्पोज्ड इन एन आर्बिट्ररी मैनर फॉर पॉलिटिकल इन द पर्सनल रीजन, डेफिनेटली। सो नेशनल इमरजेंसी भी लगाई गई पर्सनल, चलो ठीक है। Hence, Article 356 has become one of the most controversial and most criticized provision of the Constitution. सबसे पहले कब लगाया गया? पंजाब में लगाया गया 1951 में, एंड अब तक जो है ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स में लगा दिया गया, ठीक है। जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से इससे रिलेटेड सवाल पूछा गया तब इन्होंने जवाब दिया था कि ये एक डेड लेटर की तरह रहेगा, यानी कि कभी इसका इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन एक लास्ट रिजोर्ट के मेजर रहेगा, ठीक है। सो ये सब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कहना है इसके अंदर। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि डेड लेटर तो नहीं हुआ, लेकिन ये डेडली वेपन जरूर बन चुका है, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए। सो एच.वी. कामत उस टाइम के बहुत जाने माने राइटर, प्रोलिफिक नेता थे और अच्छा खासा लिखते थे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर भी थे। तो इन्होंने कमेंट किया था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इज़ डेड एंड द आर्टिकल्स आर वेरी मच, ये आर्टिकल्स आर वेरी मच अलाइव। तो ये बहुत ही क्रिटिसाइज करते थे। स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू यहाँ पर दे रखा है आर्टिकल 356 से रिलेटेड। तो 38th अमेंडमेंट किया गया 1975 में, ठीक है, कि मेट द सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इन इन इन्वोकिंग आर्टिकल 356 एज अ फाइनल एंड कंक्लूसिव, यानी कि उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन ये प्रोविजन जो है 44th अमेंडमेंट ने हटा दिया, ओके, कि जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड नहीं है प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन वाला जो प्रोविजन है। अब बोमाई केस जो आया था 1994 में, ये भी कवर करेंगे आगे, लेकिन आप जो है इंपॉर्टेंट जजमेंट दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया की सीरीज जरूर देखना, आई हाईली रिकमेंड, ठीक है, चैनल पे है वो, ठीक है, तो देखिए उसको। सो कुछ प्रोपोजिशंस सुप्रीम कोर्ट ने इम्पोज कर दिया कि अगर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाएगा तो ये जो है प्रोपोजिशंस होने चाहिए कि पहला, प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन जो जो होगा, जो कि प्रेसिडेंशियल रूल को इम्पोज करेगा, वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है डेफिनेटली, है ना। एंड जो सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट है वो रिलेवेंट फैक्टर्स पे बेस्ड होना चाहिए, रिलेवेंट मटेरियल पे होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो प्रेसिडेंट कैन स्ट्रक डाउन बाय द, जो एक्शन प्रेसिडेंट लेगा उसको कोर्ट हटा सकता है इफ इट इज बेस्ड ऑन इररिलेवेंट और एक्सट्रेनियस ग्राउंड्स, right? A burden lies on the center to prove the relevant material exists to justify the imposition of the presidential rule. Center करेगा जो भी करेगा. So court cannot go into the correctness of the material or its adequacy, but it can see whether it is relevant or action. ठीक है, ये नहीं देखेगा कि वो करेक्ट है या गलत है, मतलब करेक्ट है या एडिकेट है, बस सिर्फ इतना देखेगा रिलेवेंट है क्या ये वाला एक्शन, ओके। नेक्स्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट इसको या फिर जितने भी या फिर कोर्ट अगर इसको प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड मानते हैं, तब जो डिसमिस्ड गवर्नमेंट होती है ना, स्टेट गवर्नमेंट, जिनको हटाया जाता है, उनको रिस्टोर करने का काम करती है कोर्ट। उनको वापस बुलाया जाएगा, गवर्नमेंट बनाई जाएगी एंड रिवाइव द स्टेट असेंबली, है ना, अगर इसको डिसोल्व कर दिया गया है तो। दूसरा, स्टेट असेंबली जो जितनी भी होगी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली शुड बी डिसॉल्व्ड ओनली आफ्टर द पार्लियामेंट हैज़ अप्रूव्ड द प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन, यानी कि जिस दिन हटा दिया उसी दिन डिसमिस नहीं किया जा सकता। अंटिल सच अप्रूवल इज गिवन, प्रेसिडेंट कैन ओनली सस्पेंड द असेंबली, डिसमिस नहीं कर सकता प्रेसिडेंट भी। इन केस ऑफ पार्लियामेंट फेल्स टू अप्रूव द प्रोक्लेमेशन, जो असेंबली है ना वो वापस से रीएक्टिवेट हो जाएगी अगर पार्लियामेंट उसको अप्रूव नहीं करा पाई या फिर प्रोक्लेम नहीं किया तो। सेक्युलरिज्म इज वन ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हैंस स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अगर परस्यू करती है एंटी सेक्युलर पॉलिटिक्स इज लाइबल एक्शन अंडर द 356, ठीक है, तो ये एक ग्राउंड इन्होंने ऐड कर दिया। नेक्स्ट, द क्वेश्चन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट लूजिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शुड बी डिसाइडेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउसेज। जब तक ये नहीं होगा, जब तक मिनिस्ट्री की सीट को अनसीट नहीं किया जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आता है आपका 9th है, व्हेन अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी अज्यूम्स द पावर एट द सेंटर, इट विल नॉट हैव द अथॉरिटी टू डिसमिस मिनिस्ट्रीज फॉर्म बाय अदर पार्टी इन द स्टेट। यानी कि ऐसा ट्रेंड चला था बीच में कि एक साथ 6 6 स्टेट्स की गवर्नमेंट्स को उड़ा दिया गया, यानी कि बीजेपी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर कांग्रेस था तो उन्होंने जितने भी डिफरेंट पार्टीज की स्टेट गवर्नमेंट थी उनको हटा दिया गया था। बाद में ऐसा ही हुआ, मोरारजी देसाई ने भी किया, ठीक। सो द पावर अंडर द आर्टिकल 356 जो है इज एन एक्सेप्शनल पावर एंड सिर्फ ओकेजनली इसको यूज़ करो, ना कि डेली डेली, ठीक है। सो स्पेशल सिचुएशन जो यहाँ पर दिए उन्हीं का रिक्वायर, अगर ये सिचुएशन को मीट करती हैं तो आप कर सकते हैं। अब केसेस आते हैं इसके प्रॉपर और इनप्रॉपर यूज़ पे। सो सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट आई थी सेंटर स्टेट रिलेशन पे, सुप्रीम कोर्ट के बोमाई जजमेंट भी आया।
तो उन्होंने इस चीज़ को जब थोड़ा बहुत क्लेरिफाई किया कि प्रॉपर इम्प्रॉपर क्या है। सो इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इन ए स्टेट वुड बी प्रॉपर। किन किन सिचुएशन में प्रॉपर रहेगा? जब जनरल इलेक्शन के बाद कोई पार्टी एक मेजोरिटी में नहीं आती है, इनफ मेजोरिटी, जब हंग जब हंग असेंबली की हम बात करते हैं तब लगा दो आप। नेक्स्ट, जब पार्टी हैविंग अ मेजोरिटी इन द असेंबली डिक्लाइंस टू फॉर्म अ मिनिस्ट्री एंड द गवर्नर कैन नॉट फाइंड अ कोalition मिनिस्ट्री कमांडिंग अ मेजोरिटी इन द असेंबली। सेम बात, यानी कि कोई मिल नहीं पा रहा है, कोalition भी नहीं हो पा रहा है, तो बन नहीं पा रही है। ठीक है। Next, when a ministry resigns after its defeat in the assembly and no other party is willing or able to form a ministry commanding a majority in the assembly, तब भी लगा सकते हैं। Next, when a constitutional direction of the central government is disregarded by the state, सेंटर ने कुछ डायरेक्शन दिया लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने आउटराइटली उसको रिजेक्ट कर दिया या फिर उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, तब डाल दो आप। ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनल सबवर्जन होता है जब, फॉर एग्जाम्पल, जब गवर्नमेंट इज डेलिबरेटली एक्टिंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लॉ, या फिर इससे कुछ वायलेंट रिवोल हो जाता है, तब ये प्रॉपर होगा इसको यूज़ करना। ठीक है। तो नेक्स्ट है फिजिकल ब्रेकडाउन, जब हो जाता है गवर्नमेंट जब विलफुली रिफ्यूज़ कर देती है कि हम जो है अब कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन नहीं मानेंगे और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को जो खतरा होता है, तब जो है प्रेसिडेंशियल रूल लगा दो जब प्रॉपर है। अब इम्प्रॉपर कब होगा? जब वेयर मिनिस्ट्री रिजाइंस और डिसमिस्ड on losing majority support in the assembly and governor recommends imposition of the presidential rule without probing the possibility of forming an alternative ministry। देखो, जब मान लीजिए जो मेजोरिटी सपोर्ट लूज कर दिया किसी गवर्नमेंट ने, पार्टी ने, तो उस टाइम पे क्या रोल है गवर्नर का कि वो किसी और पार्टी को इनवाइट करे, अगर वो मेजोरिटी प्रूव करती है तो वो गवर्नमेंट बना ले अपनी। लेकिन ऐसा ना करके वो प्रेसिडेंशियल रूल के लिए रिकमेंड कर देता है, तो इट इज़ इम्प्रॉपर। नेक्स्ट, जब गवर्नर अपने असेसमेंट की जो रिपोर्ट है वो ऑफ अ मिनिस्ट्री इन द असेंबली एंड रिकमेंड्स द प्रेसिडेंशियल रूल विदाउट अलाउइंग द मिनिस्ट्री टू प्रूव इट्स मेजोरिटी। सेम बात, यानी कि अगर जो मिनिस्ट्री है अगर वो अपनी मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पा रही ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस और असेंबली, और प्रेसिडेंट मतलब उसको मौका ही नहीं दिया, तो तो प्रेसिडेंशियल रूल के लिए अगर रिकमेंड कर देता गवर्नर, तो इट इज़ इम्प्रॉपर। नेक्स्ट, वेयर द रूलिंग पार्टी इंजॉइंग मेजोरिटी सपोर्ट इन द असेंबली has suffered a massive defeat in a general election of a लोक सभा, जैसे कि 1977 और 1980 में हुआ था, तब इम्प्रॉपर है। इंटरनल डिस्टर्बेंसेज नॉट अमाउंटिंग टू इंटरनल सबवर्जन और फिजिकल ब्रेकडाउन, इसमें डिफरेंस करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मैल एडमिनिस्ट्रेशन अगर स्टेट के अंदर होता है और एलिगेशन ऑफ करप्शन लगता है अगेंस्ट द मिनिस्ट्री और स्ट्राइजेंट एंड फाइनेंशियल एक्सचेंज हो जाती है स्टेट के अंदर, तब भी अगर मान लो करप्शन के केसेस में, जो हाई लेवल करप्शन केसेस होते हैं अगर होते हैं, तब भी इम्प्रॉपर है प्रेसिडेंशियल रूल लगाना। नेक्स्ट, वेयर द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट गिवन प्रायर वार्निंग टू रेक्टिफाई इटसेल्फ एक्सेप्ट इन केस ऑफ एक्सट्रीम अर्जेंसी लीडिंग टू डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेज। ठीक है। बात करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए फाइनेंशियल इमरजेंसी की। सो फाइनेंशियल इमरजेंसी के ग्राउंड्स देख लो, आर्टिकल 360 के अंदर मेंशन है प्रेसिडेंट लगा सकता है फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर उनको ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया को खतरा है, कोई भी पार्ट या फिर ऑल ओवर द इंडिया में। ठीक है। 38th अमेंडमेंट आया था 1975 में, इन्होंने कहा कि जो सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट है इज डिक्लेयरिंग फंडामेंटल फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो फाइनल और कंक्लूसिव है, क्वेश्चनेबल नहीं है। लेकिन वही बात इसको हटा दिया गया 44th अमेंडमेंट ने कि जुडिशियल रिव्यू तो हो सकता है इसका, राइट। पार्लियामेंट्री अप्रूवल और ड्यूरेशन देख लो, इसके अंदर ये था कि दोनों हाउसेज से पास कराना ज़रूरी है 2 मंथ्स के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट्स ऑफ इस इश्यू। हावेवर अगर कोई प्रोक्लेमेशन किया जाता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे और लोकसभा नहीं है, तब 30 दिन के अंदर अंदर इसको अप्रूव कराना ज़रूरी है फर्स्ट सिटिंग के बाद से, वही सब है। ठीक है। वंस एक बार ये अप्रूव हो गई फ्रॉम बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, फाइनेंशियल इमरजेंसी कंटिन्यूस इनडिफिनेटली टिल इट्स रिवोक्ड। ये कितनी ज़बरदस्त बात है। दिस इम्प्लाइज 2 थिंग्स, देखो 2 बातें इसके अंदर है। देर इज़ नो मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड फॉर हिज ऑपरेशन, जैसा कि प्रेसिडेंशियल रूल में 3 साल का दे रखा है, 3 years। ठीक है। तो इसमें नहीं है कोई भी टाइम। नेक्स्ट, रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इट्स कंटिन्यूशन, यानी कि अगर एक बार लगा दिया प्रेसिडेंट ने तो कुछ नहीं, सब खत्म। अब मान लीजिए 1 साल चला, 2 साल चला, 3 साल चला, तब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी रहेगी ही रहेगी। ठीक है। कोई बार बार जाकर के स्टैंप नहीं लगाओ, पास नहीं कर सकते। ओके। इसको दोनों मतलब कोई भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट से सिंपल मेजोरिटी ऑफ द सिंपल मेजोरिटी से पास कर सकते हैं, दैट इज़ जो कि वहाँ पे प्रेसिडेंट वोटिंग है उनकी 50+ वोट जो होता है 50+1 उससे।
एंड जो फाइनेंशियल इमरजेंसी इसको रिवोक कैसे करेंगे, बाय द प्रेसिडेंट, कभी भी हटा सकता है। ठीक है, सच ए प्रोक्लेमेशन डज नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल। ठीक है, इफेक्ट्स क्या है इसके, कॉन्सिक्वेंसेज देख लो फाइनेंशियल इमरजेंसी के। पहला आता है कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो सेंटर की है वो एक्सटेंड हो जाती है कि अब जो है स्टेट गवर्नमेंट को उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड बातों पर, फाइनेंशियल एसेट्स पे रिलेटेड बातों पर एडवाइस करे और डायरेक्ट करे, तो उनको मानना पड़ेगा। सेकंड, प्रेसिडेंट को अगर कुछ लगता है कि ये डायरेक्शंस ज़रूरी है तो अ, कुछ स्पेसिफिक और एडिकेट पर्पसेस के लिए तो वो दे सकते हैं। ठीक है, सेकंड, ये ऐसे डायरेक्शंस जिसके अंदर मेंशन होते हैं बेसिकली जो रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेस, कोई भी पर्सन हो जो स्टेट के अंदर काम कर रहा है उसको। ठीक है, नेक्स्ट, द रिजर्वेशन ऑफ ऑल मनी बिल्स एंड अदर फाइनेंशियल बिल्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट आफ्टर दे आर पास बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। ठीक है, अगर पास हो गया तो प्रेसिडेंट जो उसको रिव्यू करेगा। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट में इशू डायरेक्शंस फॉर द रिडक्शन ऑफ द सैलरीज एंड अलाउंसेस, कि कौन कौन के, जितने भी यूनियन के अंदर काम कर रहे हैं लोग, ठीक है, जितने भी ऑफिसर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, सो द जजेस, उसके अलावा जो जजेस उधर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट है उनकी भी सैलरीज कटेगी। ठीक है, सो वो भी अछूते नहीं है इससे। एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे एच.एन. कंजरू, उन्होंने एक बेसिकली कहा था कि ये जो प्रोविज़न है ना फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट पर खतरा है, सीरियस थ्रेट है। तो भीमराव अम्बेडकर ने आंसर दिया उनको कि ये जो आर्टिकल है ना वो मोर और लेस जो नेशनल रिकवरी एक्ट ऑफ यूएसए है ना उसी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, जो कि 1933 में पास हुआ था, जो कि प्रेसिडेंट को ये पावर देता है to make similar provision in order to remove the difficulties both economical and financial, ये बात याद रखें, that had overtaken the American people as a result of Great Depression। ठीक है, सो इस तरीके की स्थिति इंडिया में ना बने, तो उसको मद्देनजर रखते हुए उसके बेसिस पर यहाँ पर ये वाला इमरजेंसी को डाला गया। नो फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक लगी है। ठीक है, इवन हमने एक फाइनेंशियल क्राइसिस देखा 1991 का, तब भी नहीं लगा। क्रिटिसिजम्स कुछ इसके इस तरह हैं कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो खत्म हो जाता है एंड यूनियन ऑल पावरफुल हो जाती है। नेक्स्ट, जो स्टेट है, स्टेट की पावर तो उसको कंसंट्रेट किया जाता है अंडर द हैंड्स ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, सिंपल बात। प्रेसिडेंट डिक्टेटर बन जाते हैं एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो है स्टेट की वो नलीफाई हो जाती है। फंडामेंटल राइट्स मीनिंगलेस हो जाते हैं, उनको इन्फोर्स नहीं कर सकते आप। ठीक है, सो जो डेमोक्रेटिक फाउंडेशन है ना कॉन्स्टिट्यूशन वो खत्म। एच वी कामत ने, फिर मेरे फेवरेट, उन्होंने बात कही कि आई फियर दैट बाय दिस सिंगल चैप्टर वी आर सीकिंग टू ले द फाउंडेशन ऑफ द टोटलिटेरियन स्टेट, अ पुलिस स्टेट, अ स्टेट completely opposed to all the ideals and principles that we have held aloft during the last few decades. A state where the rights and the liberties of the millions of the innocent people, men and women, will be continuous jeopardy. A state where if there a peace, it will be a peace of the grave and the void of the desert. It will be a day of shame and sorrow when the president makes use of this power, having no parallel in any constitution of the democratic countries of the world। हालांकि एच वी कामत सर का ये जो है चीज़ है वो अभी तक प्रूफ नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक लगाई नहीं गई है ये। इसी के साथ काफ़ी ज़्यादा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के स्कॉलर्स थे उन सब ने क्या, कैटी शाह थे, टी कृष्णामाचारी थे, एच एन कंजरू थे, अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर, जिन्होंने ये प्रोविज़न को बेसिकली कहा कि वेरी लाइफ ब्रेथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। महावीर त्यागी ने कहा कि ये सेफ्टी वाल्व है एक्चुअली, ताकि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उनको मेंटेनेंस करने में हेल्प मिलेगी। क्या, ये सारे इमरजेंसी प्रोविज़न। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि यस, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि इसकी पॉसिबिलिटी है उसकी मिस यूज़ होने की, लेकिन आई डू नॉट ऑल टुगेदर डिनाई दैट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ द आर्टिकल्स बीइंग अब्यूज्ड और एम्प्लॉयड फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस, जो कि सही प्रूफ हुआ। यहाँ पर लिस्ट दी हुई है कि मतलब कौन से ईयर में और कितनी बार जो है प्रेसिडेंशियल रूल या नेशनल इमरजेंसी लगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये यहाँ पर बेसिकली प्रेसिडेंशियल रूल की हम बात कर रहे हैं, नॉट नेशनल इमरजेंसी, 1951 से लेकर के 2019 तक। ओके, सो आंध्र प्रदेश, मुझे आप बताएंगे कि आपके स्टेट में कितनी बार लगी हुई हैं। ओके, सो आंध्र प्रदेश में ये लगी, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में नहीं है, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश,
महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान। आई एम फ्रॉम राजस्थान और हमारे यहाँ पे 4 बार लगी है, राइट। एंड सिक्किम। सिक्किम के बाद हम बात करते हैं तमिलनाडु की, फिर तेलंगाना की। सो तेलंगाना को आप इसलिए दे सकते हैं क्योंकि ये 2014 में ही बना है। त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये सब है। उसके अलावा यूनियन टेरिटरीज दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर यस बिल्कुल 2019 में, और यहाँ पर काफ़ी बार पहले हुई, आई मीन यहाँ पर लगी हुई है। प्रेसिडेंशियल रूल लगा है, उसके पहले अफ्स्पा था। सो सब कुछ डिस्कस कर लिया हमने इमरजेंसी से रिलेटेड। तो मुझे बताएं कैसा लग रहा है आपको, और ये भी बताएं कि अब हमको क्या चेंजेस इसके अंदर करने चाहिए, या फिर कोई अगर आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट या टॉपिक पढ़ना है तो कमेंट्स में डाल दो उसको, ठीक है। तो दो पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं हमारी लक्ष्मीकांत बुक के। थर्ड पार्ट पे हम बढ़ेंगे, जो कि है सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर हम बात करेंगे इसी तरीके से स्टेट मशीनरी की भी। तो मिलते हैं अगले लेसन में प्रेसिडेंट के साथ, ओके। तो इंडियन प्रेसिडेंट से मुलाकात करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं अगले लेसन, जब तक स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे। एंड शेयर कर दो यार, ठीक है, जितना हो सके।